गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुए, क्या उनका बेसिक आर्किटेक्चर है, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपके फ़ोन में एंड्रॉयड होता है, आप अक्सर कहते हैं अपडेट आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया। तो है क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, कैसे ये इवॉल्व हुआ, और आज की डेट में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या कर रहे हैं, ये आज हम बेसिकली जानेंगे इस चैप्टर में। कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं। चलो, एक तो हम ये जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन इसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। आप कंप्यूटर को हमने जाना कि कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटिंग कर सकती है वो कंप्यूटर होता है, लेकिन आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। एक आपका सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक पेरीफेरल डिवाइसेस होती है। ये पिछले चैप्टर में हमने सीखा था। तो हार्डवेयर में जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया। सॉफ्टवेयर जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, और इसी सॉफ्टवेयर को आज हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुए, क्या वो हुआ और इनका क्या मेजर वो है। तो आज का बेसिक हमारा जो हम कह सकते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली ये जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं और क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, और ये व्हाई दे डू इट, क्यों करते हैं भाई, क्या ज़रूरत है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमेशा से रहा है, राइट। मतलब अगर आप विंडोज़ खोलें तो विंडोज़ आएगा, टिंग 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 विंडोज़ भी आएगा। उसके बाद आप ऐप खोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर आप काम कर पाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, ब्लैक स्क्रीन्स होती थी और उसमें आपको कोड करना पड़ता था। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर A+B करे या 10+12 करे, तो एक बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हुआ करती थी MS डॉस टाइप के एरिया में। मेरे ज़माने में भी हमने पढ़ा है डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पूरा, और वहीं से आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। बहुत डिफिकल्ट होता था, कम्बरसम होता था, भूल जाते थे कोड, उसमें दिक्कतें होती हैं। तो हमने जाना कि कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसी के जरिए जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट मतलब इसी के जरिए हम काम करते हैं, इसी के जरिए हम सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। आज ये काम थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी करने लग गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है और हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात करते हैं। अगर हम लेट से हमने पबजी ऐप खोला, अब तो बैन हो गया है, पर जो पबजी ऐप हमने खोला तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किससे बात करेगा, जो आपके एंड्रॉयड सिस्टम से बात करेगा। तो वो एक इंटरकनेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारा काम करता है, सारा काम बेसिकली ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को ही करना है। आपने ऐप भी खोला है तो वो बात ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से करेगा, उसी से काम करवाएगा। तो जैसे आप जान लीजिए कि एवरी फाइल डिवाइस सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी रैम जिसकी बात कर रहे हैं हम, और सारा प्रोसेसिंग नैनो सेकेंड तक का टाइम का प्रोसेसिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन सिस्टम को यूज कर सकता है, कैसे सिस्टम चलेगा, ये सारा काम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं इनके, मेमोरी मैनेजर हैं, प्रोसेसर हैं, डिवाइस मैनेजर है और फाइल मैनेजर है। तो ये मेजरली मतलब अगर हम कहें तो 4 इनके जो मेजरली 4 पार्ट्स होते हैं। मेमोरी मैनेज कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम जाने तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से ये मैनेज होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कर दिया जाए कि मैं साथ साथ लिख भी सकूँ और आप मतलब समझ भी सकें, पीपीटी भी चल सके। तो अभी तक जो हम जान रहे हैं उसमें बेसिकली बहुत ही सिंपल सा फंडा है मेमोरी मैनेजमेंट का, कि आपको 4 चीज़ों पे कमांड चाहिए। रैम पे, प्रोसेसिंग स्पीड पे,
जो डिवाइस है उस पे, और जो फाइल जो आप खोलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। अभी बेसिक आर्किटेक्चर देख लेते हैं, इससे शायद हमें बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। बात क्या हो रही है? बात हो रही है नॉन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 4 सब सिस्टम मैनेजर्स को काम करता है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग मैनेजर है, और ये प्रोसेसर से ही सब लोग डील कर रहे हैं। देखिए, प्रोसेसिंग मैनेजर आपका मेमोरी से बात करेगा, मेमोरी प्रोसेसर को देगा, डिवाइस मैनेजर से बात होता रहेगा, और फाइल मैनेजर से बात होता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे आपस में जो है इनका इंटर रिलेशन है। यूजर इंटरफेस को टॉप पे रखा गया है, क्यों सर? इसको नीचे रख देते हैं, ये ऊपर क्यों है? बेटा ऊपर इसलिए है कि जब तक यूजर कंप्यूटर ऑन नहीं करेगा, कोई इनपुट नहीं देगा, अपने आप से तो कंप्यूटर कुछ करने वाला नहीं है। नहीं कि अपने आप से आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है और म्यूजिक बजाने लगता है, ऐसा तो नहीं। इसलिए यूजर इज द की। यूजर हमारा जो होता है वो होता है हमारा की होता है यूजर। तो यूजर हमारा की कैसे हो गया? यूजर जो है, अगर हम देखें तो यूजर, ये देख लेते हैं, ऐसे समझ में आएगा। ये डायग्राम समझ में आ रहा है? तो यूजर जो है ये इंपॉर्टेंट है। यूजर इंटरफेस जो इधर है, यूजर में आते हैं हम, आप और ये काम क्या करता है? ये तो भाई सिस्टम से बात करेगा, सीधे कंप्यूटर खोलेगा, ऑन कर देगा और कहेगा कि भैया काम करो, राइट? तो यूजर हमारा जो है मेन इंपॉर्टेंट आदमी है। इसी के कारण ये क्या क्या कर सकता है? ये यूजर हो सकता है कि प्रिंटर के पास चला जाए, भैया मेरा प्रिंट कर दो, मुझे जो है प्रिंट प्रिंट चाहिए, पेज चाहिए। तो ये डिवाइस हो गया। तो डिवाइस का जो मैनेजर है, आपने देखा होगा कि जब हम प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे ही प्रिंटर हमने इंस्टॉल किया, हमको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो ड्राइवर का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करना, कि जब आप कंट्रोल पी दबाओगे तो मैं प्रिंटर चला दूंगा। ये चीज कौन समझाएगा? ये चीज मैनेजर समझाएगा, डिवाइस मैनेजर। हम ड्राइवर्स भी होते हैं इसके, बेसिकली ड्राइवर्स आप समझ सकते हैं। ये डिवाइस मैनेजर किसको बताएगा? कंप्यूटर में किसको बताएगा? प्रोसेसर को, सीपीयू को, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ये बताएगा कि भैया अब मेरा प्रिंट कर दो, राइट? अब मेरा प्रिंट कर दो, अब मुझे प्रिंट करना है। तो ये प्रोसेसर मेमोरी से भी बात करेगा। भाई फाइल कहाँ रखी है आपकी? फाइल मैनेजर ये फाइल निकाल के लाएगा। मान लो आपको एक फाइल प्रिंट करनी है, जिसका मेन जो मकसद है वो है आपको फाइल प्रिंट करनी है जिसका मेन एम है प्रिंट करना। मतलब आपको फाइल प्रिंट करनी है जो करप्टेड है, या जो लेट्स से करप्टेड नहीं, सॉरी, प्रोटेक्टेड है, इनक्रिप्टेड है, जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, वो आप पासवर्ड डालेंगे तो वो फाइल खुलेगी। वो सब कौन करता है? वो फाइल मैनेजर्स करते हैं। फाइल कहाँ रखी गई है, सीडी ड्राइव में है कि डी ड्राइव में है, किस तरह से रखी गई है। फाइल मैनेजमेंट्स के कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, अगर हम बहुत डीप में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। पर आप बस इतना समझ लीजिए कि फाइल मैनेजर से फाइल का आदान प्रदान कंप्यूटर प्रोसेसर करेगा। ये बेसिक जो आर्किटेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर अगर आप रिमेंबर कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या होता है। अब आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? सारा ऑपरेटिंग सिस्टम अदर मैनेजर्स के साथ क्लोजली काम करता है। फाइल मैनेजर काम करेगा डिवाइस मैनेजर से, डिवाइस मैनेजर काम करेगा प्रोसेसिंग सिस्टम से, जैसा यहाँ पे दिखा हुआ है। प्रोसेसर मैनेजर से आप कह सकते हैं कि भाई सीपीयू किस समय कौन सा काम करेगा। पहले वो आपका पबजी खोलेगा कि पहले कैलकुलेटर खोलेगा? जो आपने पहले क्लिक किया होगा वो पहले खोलेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? कौन करेगा? ये प्रोसेसर मैनेजर करेगा। और ये पूरे जो पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं और ये सारा काम यही करता है। इनके अंदर ये सारी चीजें आती हैं।
ये हमने देख लिया है कि कौन काम कितना करेगा। नेटवर्क मैनेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मैनेजर का क्या मतलब है सर? अब जिनके पास नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज है, जिन सॉफ्टवेयर के पास, लेट्स से कि हमारे पास मेरा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सबका फोन इंटरनेट से जुड़ा रहता है, राइट? अब आप डाउनलोड कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर चला दिया, यूट्यूब भी चला दिया, ट्विटर भी खोले हुए हैं आप। अब तो खैर टिकटॉक भी एक जमाने में काफी चलता था। तो ये जो एप्स आप ओपन कर रहे हैं, जो लगातार नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई नेटवर्क मैनेजर भी तो चाहिए। पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करते हैं कि नहीं आप? कौन करेगा वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल मैनेजर आज के जमाने में आ गया है। पहले जो पर्सनल सॉफ्टवेयर, पर्सनल कंप्यूटर जो होते थे, उनमें हम जो है नेटवर्क मैनेजर यूज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमें इतनी जरूरत नहीं होती थी। कंप्यूटर एक स्टैंड अलोन डिवाइस होता था और उसी से सारा काम होता था। पर आज आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम रिसोर्सेज भी शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप पे आपने वीडियो डाल दिया, फोटो डाल दिया, सब कुछ व्हाट्सएप पे हो रहा है। तो व्हाट्सएप है क्या? इंटरनेट से, नेटवर्क के थ्रू एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें नेटवर्क मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सोचिए। इसके अंदर सीपीयू है, मेमोरी है, प्रिंटर है, टेप है, ड्राइव्स है, मॉडेम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ही तो है व्हाट्सएप, अगर देखा जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हम, अब कैसे हो गया। अब देखिए, अब फिगर थोड़ा चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। तो नेटवर्क मैनेजर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये जानने के लिए हमको जो है, थोड़ा सा मैं अपने आप को इधर कर देता हूँ, इन सिस्टम्स को बड़ा कर देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये डायग्राम इसलिए समझाना चाह रहा था, बिकॉज ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप बेसिकली जान जाएंगे कि क्यों ये हो रहा है, जो भी हो रहा है ये। चलो, लगता है कुछ इशू हो गया इसमें, इसको बंद कर देते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे हमारा जो है नेटवर्क काम कर रहा है, कि नेटवर्क मैनेजर क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे, क्यों इसकी ज़रूरत है हमको, राइट? मैं अपने आप को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि आज प्रोसेसर मैनेजमेंट जो है, पहले तो इससे पहले हम नेटवर्क मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आखिर कैसे जो है मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये हम फिगर की बात कर रहे थे कि कैसे ये फिगर जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ मेन मेमोरी मैनेजमेंट से पहले जो है ये प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अब आ गया है मेन मेमोरी के साथ नेटवर्क मैनेजर आ गया। यहाँ तक अभी तक हम पढ़े थे। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी, मैं थोड़ा सा मेरा सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो यहाँ पे यही बात मैं कर रहा हूँ कि अगर नेटवर्क मैनेजर नहीं है, जैसे कि नेटवर्क मैनेजमेंट ही नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता। ये जो हम ऑनलाइन वीडियो शेयर कर रहे हैं और मैं यूट्यूब पे डाल पा रहा हूँ, इसका मेन कारण है कि नेटवर्क मैनेजर है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस है, प्रोटोकॉल्स है। आगे हम पढ़ेंगे एफटीपी, आईपी, सारे प्रोटोकॉल्स नेटवर्क के हम जानेंगे कि कैसे मैं यहाँ बैठे बैठे आपको ये वीडियो डेटा आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। ये पूरा हम समझेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट उसमें दिया था कि इंटरनेट की हिस्ट्री आप लोग पता करिए, कैसे पर्ल हार्बर के अटैक ने इंटरनेट की हिस्ट्री को चेंज कर दिया था। तो ये हमें जानना था। मेन मेमोरी मैनेजमेंट रैम मैनेजमेंट होता है, बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी का मैनेजमेंट होता है। ये क्यों जरूरी है? जो भी लोग फोन खरीदने जाते हैं कहते हैं रैम इतना होना चाहिए, मेरा 16 GB रैम है, मेरा 8 GB रैम है। तो रैम से क्या मतलब है?
तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है और जब आप पबजी ओपन करते हैं या उसके साथ 4 और ऐप ओपन कर देते हैं, तो उसमें सारे ऐप्स का जो डेटा होता है, कैशे डेटा, वो पहले आपको रैम में लाना पड़ता है, फिर वो प्रोसेसर उसका यूज करता है। तो रैम अगर बड़ी होगी तो ज्यादा ऐप्स एक साथ आप खोल पाएंगे, प्रोसेसर ज्यादा तेजी से काम कर पाएगा। ठीक है, इसका मेन काम ये होता है कि आपको मेन मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करना पड़ता है, वैलिडिटी और लीगैलिटी को भी देखना पड़ता है मेमोरी स्पेस की। टेबल्स यूज होते हैं, डी एलोकेटिंग मेमोरी होता है, जब आप डिलीट करते हैं, परमानेंट डिलीट करते हैं तो मेमोरी खाली भी हो जाती है, ऐप्स डिलीट कर देते हैं तो रैम क्लीन हो जाता है, ये सारी चीज़ें। प्रोसेसर मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल है। अब मेमोरी आपने मैनेज कर ली, अब आपको प्रोसेसर मैनेज करना है, फास्ट प्रोसेसर काम करे, तेजी से काम करे, मैं तुरंत क्लिक करूँ और तुरंत ऐप ओपन हो जाए। क्लिक कर रहे हैं और गोल 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 घूम रहा है और नहीं आ रहा है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट। तो कंप्यूटर की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोसेस को ट्रैक करता है, हैंडल को जॉब करता है, जॉब शेड्यूल करता है, कौन सा जॉब कब होगा ये करता है, और जो है जॉब शेड्यूल भी करता है। तो ये काम जो है प्रोसेसर मैनेजमेंट का होता है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, ये सारे रिसोर्सेस की डिवाइस को मैनेज करता है। आपका जो कंप्यूटर है, जो प्रिंटर है, जो पोर्ट है, ये कब चलेगा, कब एलोकेट होगा, कौन सा पोर्ट चलेगा, कब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा प्रिंटर, कब कनेक्ट हो जाएगा यूएसबी लगाने से, ये सारा काम डिवाइस मैनेजमेंट का करता है। इसलिए डिवाइस मैनेजर होते हैं, डिवाइस मैनेजर के साथ साथ ड्राइवर्स भी होते हैं जिनका काम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना होता है। तो ये फाइल मैनेजमेंट भी हमने बता दिया, फाइल कहाँ रहेगी, किस जगह रहेगी, किस तरह रहेगी, रीड ओनली रहेगी, रीड ही कर सकते हो कि टाइप भी कर सकते हो, पीडीएफ है जनरली आप उसको एडिट नहीं कर सकते बिना एडिटर के। तो जो फाइल किस तरह की है, उसमें प्रोटेक्शन है कि नहीं है, ओपन कर सकते हैं कि नहीं, कौन ओपन कर सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ वीडियोस, कुछ डेटा जो है वो तभी ओपन होते हैं जब आप एडमिन प्रोफाइल से जाएंगे, जब गूगल यूजर प्रोफाइल से जाएंगे तो नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें फाइल मैनेजमेंट का होता है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। कैसे हुआ ये काम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैसे होता था। एक ब्लैक कंप्यूटर होता था, फिर उसमें जो है कीबोर्ड होता था, कीबोर्ड सेंटर होता था, टावर होता था, फिर एक वीडियो इंटरफेस होता था। इधर कर देता हूँ मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मशीन हार्डवेयर डेवलप हुए। पहले सिंगल यूजर्स के लिए ही माइक्रो कंप्यूटर डेवलप हुए, नेटवर्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जानना कि नेटवर्किंग की कोई भी फैसिलिटी जो है पहले अवेलेबल नहीं थी, बाद में आई है। और अब तो बहुत सारी चेंजेस हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं फिजिकल साइज भी छोटे हो गए हैं, कॉस्ट भी कम हो गए हैं, मेमोरी का कॉस्ट कम होने का मतलब है पहले एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर पूरे पूरे देश में होता था, एक सुपर कंप्यूटर होता था पूरे देश। अभी भी सुपर कंप्यूटर्स कम है, पर जो कंप्यूटर्स हैं वो घर घर में आ गए हैं, आपका फोन ही कंप्यूटर है। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, ये हमें जानना होगा। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मोबाइल नेटवर्किंग के थ्रू हम सब जुड़ गए हैं। और मूर्स का लॉ एक है जो हम देख सकते हैं कि वो ये कहते थे कि हर 10 साल में जो है काफ़ी तेज़ी मात्रा में डबल हो जाएंगे कंप्यूटिंग की एबिलिटी, और वही हो रही है। अब आप ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप देख सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स में लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, मैक ओएस है, ये सारी चीज़ें जो है। यूनिक्स जो मैक ओएस जो मेरा सिस्टम है वो काम करता है आपका मैक ओएस पे। जो यूनिक्स है जो कि एक सिस्टम के लिए है, लिनक्स कई सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के वो सिस्टम्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए हैं, फिर सुपर फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जो उससे भी तेज़ है। वर्क स्टेशन सर्वर्स, बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं जिनका काम ही होता है डेटा स्टोर करना। अब फेसबुक के सर्वर हो गए, गूगल के सर्वर हो गए, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जिनको जो जिन पे जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं वो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। कुछ छोटे सर्वर्स भी होते हैं, जैसे आप अगर आप साइबर कैफ़े में जाएं तो विंडोज़ 2000 सर्वर, एनटी, ये सब यूज़ करते हैं। वो भी सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कई सारे सिस्टम्स को जान सकता है। नेटवर्क्स भी कई तरह के हैं जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर में जो बनाते हैं, यूनिक्स बनाता है, विंडोज़ बनाता है।
अब बैच होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, रियल टाइम होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये डिफरेंट तरह के जो है सॉफ्टवेयर चलते होते हैं। इनके दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं, एक तो इनका रिस्पॉन्स टाइम और दूसरा कितना डेटा आप इनमें एंटर कर सकते हैं, कितनी तेजी से सॉफ्टवेयर अप्लाई करते हैं और कितना डेटा इनमें आप एंट्री कर सकते हैं। तो बैच में क्या होता था, पंच करना होता था। आज भी कई कंपनीज में आप कार्ड पंच करते हैं, पंच कर दिया 9 बजे से पहले कार्ड पंच करना है, तो वो बैच सिस्टम्स होते थे। बहुत आउटपुट, थोड़ा एफिशिएंसी आउटपुट से मेजर होती है, थोड़ा सा स्लो होते हैं रियल टाइम सिस्टम से। और डीबगिंग प्रोग्राम्स को खताने के लिए, थोड़ा फास्ट करने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया था। टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर है जनरली। रियल टाइम सिस्टम्स फास्ट होते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे हो गए, जैसे आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आपकी जैसे लेट्स से कि गूगल मैप्स है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे जैसे आप चल रहे हैं वैसे वैसे वो सॉफ्टवेयर बदल रहा है, तो उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स में यूज़ होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हो गया, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट हो गया। 100% रिस्पॉन्सिव होना चाहिए 100% ऑफ द टाइम। ईसीजी फेल हो गया तो पता चला आदमी जिंदा है और ईसीजी पे सीधी लाइन आ गई, तो दिक्कत हो जाएगी नहीं। तो रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत क्रूशियल होते हैं, उनको 100% रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। हाइब्रिड सिस्टम्स का बीच में आया है, जिसमें दोनों होते हैं। जब आप स्विच करना चाहें स्विच कर लें, और जब आप रियल टाइम पे जाना चाहें रियल टाइम पे कर लें। बैच प्रोग्राम पीछे चलते रहते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है एम्बेडेड सिस्टम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल के टाइम में, सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। बहुत सारे फीचर्स और कैपेबिलिटीज ऐड हो जाते हैं, किसी और प्रोडक्ट के अंदर डाल दिए जाते हैं। जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गया तो वॉशिंग मशीन में आपने एम्बेडेड सिस्टम डाला हुआ है, छोटा सा प्रोग्राम लगा के डाल दिया। कार हो गए, कार्स के जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। गाड़ी भी रोक दे रहे हैं, ब्रेक भी लगा दे रहे हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक भी हो जा रहा है, और एयरबैग भी खुल जा रहा है, और म्यूजिक भी बज जा रहा है। ये सारा जो इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ है एम्बेडेड सिस्टम्स के कारण हुआ है। थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं। तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर हम देखें तो 1940 में पहले जनरेशन का कंप्यूटर आया था। ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। बहुत मशीन यूटिलाइजेशन पुअर था, बहुत स्लो कैलकुलेशंस होती थी। उस जमाने के हिसाब से बहुत फास्ट था, पर आज के हिसाब से बहुत स्लो था। हम देख सकते हैं फिर सेकेंड जनरेशन आया, फिर इसको हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो मैं तेज़ी से इसको बता देता हूँ आपको। 1950s में सेकेंड जनरेशन आया, इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट काम करने लगी। फिर जो है 1960 में थर्ड जनरेशन आया, इसमें प्रोग्राम शेड्यूलिंग होने लगी, मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी, कुछ एडवांसमेंट था डाटा मैनेजमेंट में। फास्टर सीपीयूज आने लगे 1970 में। अभी भी जो है बहुत बड़ी साइज है, छोटी साइज नहीं, अभी भी कंप्यूटर आपके डेस्क पे नहीं आया। इंग्लिश वर्ड्स थोड़ा यूज करने लगे थे। 1980s में जो काम हुआ उसमें फ्लेक्सिबल हार्डवेयर हो गया, उठा के इधर उधर रख सकते थे हार्डवेयर। अभी तक तो फिक्स होते थे सिस्टम्स कंप्यूटर के, ये जान लीजिए। यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, पूरी तरह से नहीं आया था पर स्टार्ट हो चुका था। और 99 में जो है इंटरनेट कैपेबिलिटी की डिमांड होने लगी, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी की डिमांड होने लगी, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स की डिमांड होने लगी, बहुत सारे एप्लीकेशन आने लगे। और यहाँ से फिर जो है ये आप देख सकते हैं कि टेम्स बिली ने एक रिवॉल्यूशनरी सिस्टम का वो किया था, जिसको माना जाता है कि ये शायद, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम था जिसने इंटरनेट को जन्म दिया और नेटवर्क को फॉर्म किया। 2000 में पहले जो है डिज़ाइन फीचर सपोर्ट आए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस आई, वेब एक्सेस हो गया, और यहीं से जो है बहुत सारे वो होने लगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हो गई वो यहाँ से चालू हो गई, कि आप कैसे मेमोरी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। अर्ली ओवर्स में क्या होता था, आप देख रहे हैं पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पूरा मेन मेमोरी पे डिपेंडेंट होता था, और एप्लीकेशंस के लिए मेमोरी कम रहती थी। अब इसमें देखिए आप, मेमोरी एलोकेशन चालू हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मेन मेमोरी में छोटा हो गया, मेमोरी एलोकेशन मॉड्यूल इफ मेन मेड इन नीडेड, मतलब नीड बेसिस पे आप रैम का यूज करने लग गए हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी चालू हो गई है, जिसमें आपका जावा है, C++ है, इन सब का डेवलपमेंट काफी फास्ट हो गया इस एरा में।
तो अब हम जान सकते हैं कि आज हमने ये जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं, कैसे मैनेज होते हैं और उनके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। 4 मैनेजर्स होते हैं जो आपस में साथ में काम करते हैं। नेटवर्क मैनेजर होता है, मेमोरी चिप्स होते हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। और कैसे इवॉल्व हुए ओएस, हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को एक हमने थोड़ा सा ब्रीफली टच भी किया। मूर्स लॉ ये बताता है कि कई बार पूछ लेते हैं मूर्स लॉ क्या है, तो मूर्स लॉ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो सिंपल सी एक बात कहते हैं कि एक्सपोनेंशियली पावर रेज करती है। हर 10 साल में कंप्यूटिंग पावर लगभग डबल हो जाती है। मतलब जो 2000 में था कंप्यूटर और उसको आज जो 2010 में कंप्यूटर है उसमें डबल ट्रिपल का फायदा होगा। मतलब बहुत तेज हो जाएगी प्रोसेसिंग स्पीड। और ये हम देख सकते हैं जब हम इंटेल के ग्रोथ की बात करेंगे कि कैसे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी है, तो वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है। और मूर्स लॉ को सही किया है कि फिजिकल साइज कम होती जाएगी, मेमोरी कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। और बात हमने की मोबाइल सोसाइटी इंफॉर्मेशन डिलीवरी की कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट क्रिएट हो रहा है मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम्स में। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर अब आप जो है कहाँ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर अब आप जो है करने लग गए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए हैं। तो ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। बैठे बैठे टिकट्स जो है ले लिए जा रहे हैं। तो एक मोबाइल सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिएट हो चुकी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मार्केट बन गई है। तो हमने ये भी जाना कि 5 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं: बैच, इंटरैक्टिव, रियल टाइम, हाइब्रिड और एम्बेडेड। एम्बेडेड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तेजी से यूज हो रहे हैं। कोई भी अब डिवाइस बन रही है उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो ही रहा है। स्मार्ट डिवाइसेस बन रही हैं, स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, स्मार्ट घर बन रहे हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स बन रही हैं, स्मार्ट फ्रिज बन रही हैं। सभी में एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा यूज आप कार्स में देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को यूज़ करते हैं जिससे सिस्टम आर्किटेक्चर इम्प्रूव करता है। कई तरीके से ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टास्क को इम्प्रूव कर देते हैं और ये कई तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम वर्क करेगा। अब एक मेजर चैलेंज ये हो गया है कि कैसे हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि एम्बेडेड सिस्टम सेफ रहें और एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज़ करके कैसे हम इन्वायरमेंट को ठीक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली इनका भी जो ग्रोथ है वो बढ़ता जा रहा है और ये बहुत तेजी से जो है बढ़ रहा है। तो इवेंचुअली मोटे मोटे तौर पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमने समझ लिया है, हमने बेसिक्स कंप्यूटर समझ लिया है। आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। हमने कंप्यूटर के इवोल्यूशन को समझा कि कैसे इतने बड़े कमरे में रहता था और कैसे आज हमारे हाथों में आ गया है। फिर हमने आज जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से उन्होंने जो है हमारे वर्ल्ड को इस समय चेंज कर दिया है। एक चीज क्वेश्चन जो मैं हमेशा देता हूँ आप लोगों को एट द एंड ऑफ दिस, कि आपको ये पता करना है कि लेडी अडा लवलेस कौन थी। नाम बड़ा अच्छा है, आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए कि लेडी अडा लवलेस कौन है और इन्होंने आखिर क्या कंट्रीब्यूशन किया है कंप्यूटर के उसमें और कैसे इनको मून लैंडिंग से जोड़ा जाता है। अमेरिका जो है मून पे गया, चांद पे गया, तो लेडी अडा लवलेस का उसमें कितना बड़ा योगदान था, क्या किया था उन्होंने ऐसा। और दूसरा आपको ये पता करना है कि एलन ट्यूरिंग कौन थे। बहुत ही बड़ी कंप्यूटिंग शख्सियत थे एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन्स का आविष्कार किया और रिवोल्यूशनाइज कर दिया कंप्यूटर को। ये थोड़ा सा आप इसको सर्च करेंगे, किसका यूज करेंगे आप, इंटरनेट का यूज करके आप इस सर्च करेंगे। इंटरनेट नेटवर्क से आता है। नेटवर्क मैनेजर भी इम्पोर्टेंट है। जो हमने एक जो फिगर देखा था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, वो ये फिगर था, कैसे आपस में ये सारे मैनेजर्स एक दूसरे को वो करते हैं। तो ये फिगर इम्पोर्टेंट था, यहीं से हमने जो है अपना समझा था कि कैसे आपस में एक दूसरे के प्रोसेसर इंटरेक्ट करते हैं। तो इवेंचुअली आज हमने काफ़ी कुछ जान लिया है और आप लोग जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो आप जो है इमीडिएटली मैसेज करिए और
कमेंट्स में डालिए, मुझे बताइए। कोई टॉपिक अगर आपको पिछले उस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया वो आप बता सकते हैं, उनको मैं इमीडिएटली क्लियर करूँगा अपने अगले लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, पढ़ते रहें, एग्जाम्स में अच्छा आप स्कोर करें।